हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे विशिष्ट बालकों के विषय में। ये विशिष्ट बालकों से संबंधित सेकंड वीडियो है दोस्तों। इससे पीछे वाली जो क्लास थी उसके अंदर हम विशिष्ट बालकों के कुछ प्रकारों के विषय में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके और प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, तो यहाँ ये समझ लेना आवश्यक है कि जो बालक सामान्य नहीं है, यानी जो सामान्य बालकों से इतर कार्य करते हैं, यानी या तो उससे ऊपर हैं या नीचे हैं। सामान्य बालकों की श्रेणी से या तो ऊपर हैं या नीचे हैं, दोनों ही प्रकार के बालकों को हम विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखते हैं। और इन्हीं सभी बालकों को हमें व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। इन्हीं सभी बालकों के लिए हमें विशिष्ट विधियों के और विशिष्ट प्रकार के जो है क्लासेस की या विशिष्ट प्रकार के स्कूलों की आवश्यकता भी पड़ सकती है। हर बालक को हमें अलग प्रकार से मार्गदर्शन देना होगा दोस्तों, तभी जाकर के ये समस्याएं दूर हो पाती हैं। तो इनमें से कुछ एक प्रकारों की हमने, जैसे जो है प्रतिभाशाली बालक है, मंदबुद्धि बालक है और सृजनात्मक बालक। चूँकि ये प्रतिभाशाली बालक की प्रकार का ही होता है, इसलिए इन तीनों को हम पीछे पढ़ चुके हैं। बाकी जो रह गए उनके विषय में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि वंचित या फिर अलाभान्वित जो बालक हैं वो कौन से हैं और अधिगम निर्योग्य बालक कौन से हुआ करते हैं। इन सभी के विषय में हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे समस्यात्मक बालकों के विषय में। देखिएगा, समस्यात्मक बालक कौन से होंगे। समस्यात्मक बालक हम उन बालक को कहते हैं जिनमें कोई ऐसी बात होती है, जिनके व्यवहार में कोई इस प्रकार की बात, असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्या बन जाते हैं। और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करना होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बालक खुद दूसरों के लिए समस्या बन जाते हैं। जैसे कोई झूठ बोलने वाला बालक है या फिर क्रोध करने वाला बालक है, कक्षा से भाग जाने वाला बालक है, ये सभी बालक जो हैं समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में आते हैं, जो क्लास के लिए एक समस्या होती है। अब हम बात करें कि समस्यात्मक बालक है वो कैसा हो सकता है। उसकी कोई विशेष आईक्यू की बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक मंदबुद्धि बालक, एक पिछड़ा बालक और एक प्रतिभाशाली बालक भी समस्यात्मक बालक हो सकता है। यानी हम इसको कैटेगराइज्ड नहीं कर सकते कि मंदबुद्धि ही होगा या पिछड़ा बालक ही होगा या प्रतिभाशाली ही होगा। तो ये स्पेशल कोई क्लासिफिकेशन न होकर के इन्हीं बालकों में से निकला हुआ एक और क्लासिफिकेशन है कि मंदबुद्धि बालक या पिछड़ा बालक या प्रतिभाशाली किसी भी प्रकार का कोई भी बालक हो, उनमें अगर कोई ऐसी बात है जो बाकियों के लिए समस्या है तो वो समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में आते हैं। वैलेंटाइन एक बात कहते हैं कि जो समस्यात्मक बालक है, इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार किसी बात में गंभीर या असामान्य होता है। यानी किसी असामान्य व्यवहार की वो बात करते हैं जो इनके व्यवहार के अंदर पाई जाती है। जैसे हम कहें कि अगर कोई बच्चा है, वो क्लास में पीछे बैठता है और शिक्षक को पढ़ाते समय धीरे धीरे पीछे से कुछ बोलता रहता है, किसी की कुर्सी खींच दी, किसी को कुछ बोल दिया और स्कूल का टाइम ख़त्म होने से पहले ही चला जाता है, या फिर क्लास में जो बाधा उत्पन्न करता है, इन सभी प्रकार के बालकों को हम समस्यात्मक बालक कह सकते हैं। ये बालक आपको हमेशा किसी न किसी टोली के रूप में मिलते हैं। ये 5-7 का ग्रुप इनका हो सकता है। ये धीरे धीरे कुछ ना कुछ पीछे बैठे बैठे बोलते ही रहते हैं। अब अध्यापक क्या करे? अध्यापक को इन बालकों के दल का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करे कि वो ऐसे बालकों के ग्रुप को अलग बैठाए और इन बालकों की समस्या को सुनना पड़ेगा, क्योंकि इनके व्यवहार में समस्या है और उनको समस्या को हल करने के बाद में ही इस जो समस्या है को दूर किया जा सकता है। समस्यात्मक बालकों की शिक्षा के प्रबंध की अगर हम बात करें तो इनकी शिक्षा इस प्रकार से हो कि इनको शिक्षा के साथ साथ में मनोरंजन भी मिले, यानी मनोरंजन पूर्ण शिक्षा दी जा सकती है। अध्यापकों का व्यवहार इनके प्रति कठोर न होकर के मधुर होना चाहिए। अगर कठोर होगा तो ये और ज़्यादा शरारतें किया करते हैं। इनको इनकी योग्यता के अनुकूल ही अगर गृह कार्य
दिया जाए तो भी ये समस्या पैदा नहीं करेंगे। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ है नैतिक शिक्षा, क्योंकि अगर वो ऐसा कार्य कर रही हैं तो नैतिक शिक्षा के अभाव में कर रही हैं, और मैं भी आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि वो अपराधी बालक भी बन जाएं। तो इनके लिए और हम क्या कर सकते हैं, इनका निदानात्मक परीक्षण आवश्यक होता है। इनका निदानात्मक परीक्षण किया जा सकता है, और हमने बात की थी कि निदानात्मक परीक्षण के लिए ऐसे बालकों के लिए एक अच्छी विधि आती है, व्यक्ति इतिहास विधि। उनका एक केस स्टडी तैयार किया जाए और देखा जाए कि वास्तव में ये बालक ऐसे क्यों हैं, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा अगर पाठ्य सहगामी क्रियाएं की जाए तो भी जो है ये समस्या हल की जा सकती है। तो इस प्रकार के जो है समस्यात्मक बालक हुआ करते हैं। उसके बाद में अगले जो बालक के प्रकार हैं, अगला जो हमारा प्रकार आता है वो आता है पिछड़े बालक। पिछड़े बालक हम किसे कहेंगे? पिछड़े बालक सामान्यतः हम उन बालकों को कहा करते हैं जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि जो सामान्य बालकों से भी पीछे रह गए हैं, अध्ययन की दृष्टि से बात कर रहे हैं, हम शिक्षा की दृष्टि से बात कर रहे हैं, जो बालक अपनी कक्षा में अन्य बालकों से अध्ययन की दृष्टि में पिछड़ जाते हैं वे पिछड़े बालक कहलाते हैं। यानी इस समय क्लास जिस लेवल पे चल रही है वो उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, उससे पीछे हैं, और पीछे होने का कारण कोई सा भी हो सकता है। दोस्तों, पिछड़े बालक होने के लिए मंद बुद्धि होना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि मंद बुद्धि बालक होगा वही पिछड़ा बालक होगा। पिछड़ा बालक होने का एक कारण मंद बुद्धि हो सकता है, अनिवार्य नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि मंद बुद्धि पिछड़ा नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछड़े बालक होने का एक कारण मंदबुद्धि हो सकता है, लेकिन पिछड़े बालक सारे होंगे वो मंदबुद्धि ही होंगे ऐसा अनिवार्य नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक, औसत बालक, तीव्र बुद्धि बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है अगर वह कक्षा की औसत दृष्टि के कार्य को नहीं कर रहा है। यहाँ हमें ये समझ लेना आवश्यक है कि पिछड़ा बालक और जिस मंदबुद्धि बालक की हम बात करते हैं, दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। यदि एक बालक अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को अपने स्तर से निम्न स्तर के कार्यों को भी आसानी से नहीं कर पाता, ध्यान दीजिएगा कि यदि एक बालक जो है वो अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को अपने स्तर से निम्न, यानी अपने जो पीछे का लेवल है उसके कार्यों को भी आसानी से नहीं कर पाए, अगर अपने की बात नहीं कर रहा, अपने से पीछे वाले लेवल के कार्यों को भी आसानी से नहीं कर पाया, तो ऐसे बालक को हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं। लेकिन यदि एक बालक जो है जीवन के अधिकतर कार्यों को अपने स्तर से निम्न स्तर के बालकों को आसानी से नहीं कर पाते, लेकिन कुछ कार्य अपने स्तर के बालकों से अच्छे से जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ हम कह रहे हैं कि सारे कार्यों को तो वो आसानी से नहीं कर पाता, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको वो जल्दी से कर लेता है, तो ऐसे बालक को हम पिछड़ा बालक कहेंगे, न कि मंदबुद्धि बालक। यानी कुछ कार्य तो वो अच्छे ढंग से कर लेते हैं लेकिन अधिकतर कार्यों को नहीं कर पाते, तो भी हम उसे पिछड़ा बालक कहेंगे, न कि मंदबुद्धि बालक। एक मंदबुद्धि बालक पिछड़ा बालक हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि पिछड़ा बालक जो है वो मंदबुद्धि बालक होगा। यहाँ एक परिभाषा आती है कि सामान्यतः पिछड़े बालकों की श्रेणी में वे बालक आते हैं जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनके स्वाभाविक योग्यताओं से कम है। ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ हम केवल शैक्षणिक उपलब्धि की बात करते हैं जो अन्य से कम है, ऐसा कहने वाले थे बर्टन हॉल। तो ऐसे बालक जो है वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। सिरिल बर्ट ने भी एक अच्छी परिभाषा दी है कि पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो स्कूली जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर के कक्षा से एक सीढ़ी के नीचे का कक्षा कार्य करने में असमर्थ होते हैं। दोस्तों, ये परिभाषा सिरिल बर्ट ने दी है। हालांकि कॉमन परिभाषा हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन परीक्षा में पूछी जा सकती है। इसके बाद में हम बात करें कि पिछड़े बालक की विशेषताएं या इनको पहचानेंगे कैसे, तो इनमें जीवन के प्रति निराशा होती है, ये मानसिक रूप से अस्वस्थ होंगे, समायोजन, जब ये पिछड़े हुए हैं तो समायोजन इनका नहीं हो पाता, और ये सामान्य पाठ्यक्रम और विधियों से लाभ उठाने में अधिकतर असमर्थ होंगे। ऐसे बालक समाज विरोधी कार्य करने में प्रवृत्त भी हो सकते हैं। इनकी जो IQ है वो 80 से लेकर के 89 के बीच में हो सकती हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि आयु कितनी होती है। अगर आपको ये आंकड़ा न मिले, ये वाला आंकड़ा न मिले, तो इसके आसपास का देख लेना। जैसा भी प्रश्न में पूछे वहीं से डिपेंड करता है। पिछड़ेपन के कारण की बात करें, जैसे मान लीजिएगा कोई बालक जो है विद्यालय से बार बार भाग जाता है, पलायन कर जाता है, तो वो कक्षा से पीछे रह जाएगा। समयों पर नियंत्रण
नहीं रख पाता है तो भी वो ढंग से समझ नहीं पाएगा। अगर पोषण की कमी है, बीमार हो जाएगा तो भी पिछड़ जाएगा। शारीरिक दोष या रोग के कारण, शारीरिक या मानसिक रोग के कारण अगर वो क्लास में कुछ दिन नहीं आ पाता है तो भी रह जाएगा। अयोग्य अध्यापक, यदि उसको अध्यापक का समझाया हुआ समझ में ही नहीं आता है तो भी वो पिछड़ जाएगा। निर्देशन, अगर उसको डायरेक्शन सही ढंग से नहीं दिया गया है तो भी पिछड़ा बालक बन सकता है। और पिछड़ेपन की विशेषता ये है कि पिछड़े बालकों का उपचार किया जा सकता है, इनका उपचार किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन मंदबुद्धि बालकों के लिए हमें अलग रास्ते अपनाने पड़ते हैं, उनका उपचार नहीं कर सकते। लेकिन पिछड़े बालकों का जो है हम उपचार कर सकते हैं, उनकी समस्या को दूर किया जा सकता है। क्योंकि बाकी दृष्टि से हमने कहा ना कि वो एक सामान्य बालक भी हो सकता है। अगर पिछड़ा मंदबुद्धि भी है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर एक प्रतिभाशाली बालक पिछड़ा बालक है तो अगर हम उसका उपचार कर देंगे तो वो भी वापस प्रतिभाशाली की श्रेणी में आ जाएगा। पिछड़ेपन के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार का है, सामान्य और देखिए विशिष्ट। सामान्य की बात करें, अगर वो सभी सब्जेक्ट में पिछड़ा हुआ है तो सामान्य, और अगर 1 या 2 विषयों में कमजोर है, पिछड़ा हुआ है, तो उसे विशिष्ट पिछड़ापन हम कहते हैं। इनका उपचार किया जा सकता है। इनके उपचार के लिए हम क्या करेंगे, एक तो योग्य शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी जो उनकी बात को समझ सके। और हमने पहले भी कहा है कि विशिष्ट कक्षा या विशिष्ट विद्यालय की आवश्यकता हर विशिष्ट बालक को होती है, उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। लेकिन हमेशा करें जरूरी नहीं है, अगर सुविधा है तो ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। इनको मोटिवेट करके दोबारा पटरी पर लाया जा सकता है। इनके लिए एक विशिष्ट पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट कक्षाएं और विशिष्ट शिक्षण विधियां हमेशा रहेंगी। अगर इनको छोटे ग्रुप्स में बांट करके शिक्षा दी जाए तो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहने वाला होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे विकलांग बालकों के विषय के अंदर। शारीरिक रूप से विकलांग की बात करते हैं हम, ऐसे बालक जिनमें कोई ऐसा शारीरिक दोष है जिसके कारण वो असाधारण क्रियाओं में भाग नहीं ले पाते हैं, तो वो सारे के सारे विकलांग बालकों की श्रेणी में आते हैं। विकलांग बालक के प्रकारों की बात करें, अपंग, जिसके अंग सही नहीं है, जिसके कारण उनको अपने कार्य करने में दिक्कत आती है, जैसे कि अंधे, या तो पूरा ही दिखाई नहीं देता या कुछ मात्रा में दिखाई देता है। बहरे, यानी कुछ मात्रा में सुनाई नहीं देने वाले भी और पूरी तरह से न सुनाई देने वाले भी। वाणी दोष अगर है, बिल्कुल ही नहीं बोल पाने वाले या तुतला करके या किसी भी प्रकार से इस तरह से बोलते हैं, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। अत्यधिक व कोमल व कमज़ोर अगर बालक हैं तो वो भी विकलांग बालक की श्रेणी में आते हैं। इन बालकों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन बालकों के लिए समावेशी शिक्षा अपनानी चाहिए। बहुत बार आता है अगर कोई बालक जो है उसको दिखाई नहीं देता या असामान्य बालक है तो समावेशी शिक्षा ही अपनाएंगे, बाकी कक्षा के साथ में ही हम उसे रखेंगे, बाकी कक्षा के साथ में ही हम उसे रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसको समाज में जाना है, समाज के साथ में कार्य करना है, तो वो समावेशी शिक्षा अपनाना ही ज़्यादा बेटर है इस कंडीशन के अंदर। उनमें आत्मविश्वास जागृत करना आवश्यक होगा। अलग विद्यालयों की स्थापना की जा सकती है, अपनाई जा सकती है। कई स्कूलों में, कई गांवों के अंदर, शहरों के अंदर आपने जो है अंध विद्यालय या इस प्रकार के स्पेशल स्कूल भी देखे होंगे। दृष्टि इनके लिए जैसे हम एक विशिष्ट लिपि अपनाते हैं, ब्रेल लिपि, लुई ब्रेल ने जिसकी खोज की थी। इसके अलावा देखिए हस्तकला और संगीत की शिक्षा ऐसे बालकों को दी जा सकती है जो कार्य वो बैठे बैठे आराम से कर सकें। उपकरणों की व्यवस्था, अगर सुनाई कम सुनाई देता है तो कान में वो सुनने का उपकरण भी डाला जा सकता है। विशेष बात जो यहाँ ध्यान रखने वाली है, उन्हें स्नेहपूर्ण निर्देशन की आवश्यकता है, कभी भी उनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए दोस्तों। इसीलिए तो आजकल जो है कैटेगरी के अंदर विकलांग शब्द का प्रयोग होना बंद हो गया है, दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इस शब्द को याद रखना, दिव्यांग। लेकिन हमारी अभी भी साइकोलॉजी की बुक्स के अंदर इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, वहाँ विकलांग शब्द भी लिखा हुआ आता है। तो जैसा ऑप्शन में आए उसी हिसाब से आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद में हम बात करें बाल अपराधी बालकों की। बाल अपराधी बालक कौन से होंगे, जो अपराधी हैं लेकिन वो बालकों की श्रेणी में आते हैं। बाल अपराधी बालक किसे कह रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा कि है तो ये कौन से अपराधी ही हैं लेकिन बालक हैं, यानी ये एक सामान्य अपराधी की श्रेणी में नहीं आते हैं। यदि कोई बालक या किशोर इस प्रकार का व्यवहार करें जो समाज विरोधी हो, समाज के कानूनों को, नियमों को तोड़ता है, तो हम उन्हें बाल अपराधी कहते हैं। ऐसे बालक की आयु निर्धारित भी की गई है, 7 वर्ष से तो अधिक हो, किंतु 18 वर्ष से
कम हो और अगर वो असामाजिक गतिविधियां कर रहे हैं तो उन्हें हम बाल अपराधी बालक कहते हैं। बाल अपराध का जनक लोम्ब्रोसो को माना जाता है। लोम्ब्रोसो ने अपराध विज्ञान पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था दोस्तों, बहुत ज़्यादा अध्ययन करने का कार्य लोम्ब्रोसो के द्वारा किया गया। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है। और अगर कोई बाल अपराधी बालक है, उसने समाज विरोधी कार्य किया है, तो जरूरी नहीं है कि उन्हें जेल में भेजें। उन्हें जेल में भेजा ही नहीं जाता, उन्हें जेल भेजने के बजाय अधिकतर जो देश है वहाँ पर सुधार गृह में ही उनको भेजा जाता है। हालांकि आयु ऊपर नीचे हो सकती है। सीजर लोम्ब्रोसो जो थे वो बाल अपराध का जो मुख्य कारण है वो कुछ आनुवंशिक दोष को मान करके चलते थे और वो ऐसा भी कहते थे कि एक अपराधी की एक विशिष्ट बनावट होती है। अगर उसके शारीरिक जो विशेषताओं को देखें, 15 विशेषताएं उन्होंने बताई थी, उनमें से 5 भी मिल जाएं तो ये संभावना रहती है कि ये बालक या व्यक्ति जो है वो अपराधी हो सकता है। अब ये देखिएगा, बालक है, ये कोई आदतन अपराधी नहीं है, उसका कोई व्यवसाय नहीं है अपराध करना, बल्कि वो गलती से कर रहा है, वो जानता नहीं है, इसलिए इनमें सुधार संभव है, इसलिए इन्हें सुधार गृह में ही भेजा जाता है। अगर हम कहें बाल अपराधी कैसे होते हैं, विशेषताएं तो हष्टपुष्ट होंगे, आयताकार आकृति वाले होते हैं, आयताकार शरीर वाले होते हैं। ये स्वभाव से कैसे होंगे, अशांत मिलेंगे आपको, शीघ्र ही छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं। इनका व्यवहार हमेशा आक्रामक तोड़फोड़ वाला रहेगा। स्नेह और नैतिकता का अभाव इनके अंदर रहता है। ये समस्या का हल तो करते हैं लेकिन सही तरीके से, जेन्युइन जो हमारा जो मान्य तरीका है समाज का, उस मान्य तरीके से उसको हल नहीं करते हैं, बल्कि अलग प्रकार से हल करने का प्रयास करते हैं। बाल अपराध के कारणों की बात करें तो कारण क्या हो सकते हैं, शारीरिक व मानसिक कारण हो सकता है, कोई अस्वस्थता या कुछ ऐसी चीजें, कुरूपता या कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण वो बाल अपराधी बन गए हों, कोई मानसिक रोग भी उनमें हो सकता है। दूसरा ये कि सामाजिक और सांस्कृतिक, जिस स्थान पे वो रह रहे हैं वहाँ का सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण कैसा है। अगर वहाँ अपराधियों के बीच में ही रहता है तो वो अपराध करना ही सीखेगा। इसके अलावा कई बार जो विद्यालय हैं वो भी अपराध का कारण बन जाते हैं। पारिवारिक और आनुवंशिक, अभी हमने बात भी की थी, आनुवंशिक कारण जो लोम्ब्रोसो हैं वो ज़्यादा मानते हैं। इसके अलावा पारिवारिक वातावरण है, अगर अपराधियों का माहौल है वहाँ पर, तो इस प्रकार की जो है गुण आना बालक के अंदर स्वाभाविक होता है। रोकथाम के उपायों के अंदर हम देखेंगे, विशिष्ट तो इन्हें चोर या अपराधी कहकर संबोधित नहीं करना चाहिए, अगर कहेंगे तो वो और ज़्यादा अपराध करते हैं। ऐसे जो बाल अपराधी हैं शारीरिक व मानसिक रूप से सक्रिय होते हैं, तो वहाँ इनको ध्यान देना आवश्यक है, उनको डाइवर्ट करना जरूरी है। डाइवर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उनको उचित मार्गदर्शन देंगे। ऐसे व्यवहार का शोधन किया जा सकता है। जैसे कोई बच्चा मारपीट करने वाला है तो उसको शोधन करके बॉक्सिंग का जो गेम है या जूडो का जो गेम है वहाँ पर उसको डाला जा सकता है, ताकि सही दिशा के अंदर उसका उपयोग हो सके। इसके अलावा जो है व्यावसायिक निर्देशन उसको दिया जा सकता है, शिक्षा, रुचि, योग्यता के अनुसार उसको दी जानी चाहिए। उसको जो शिक्षा दी जा रही है वो उसकी रुचि और योग्यता, जितना वो योग्य है, कई बार बालक योग्य नहीं होता, यानी उसकी क्षमता कम है, उससे ज़्यादा या बहुत ज़्यादा उसको काम दिया जा रहा है तो भी वो अपराधी बन सकता है। तो ऐसे बालकों का ध्यान रखना चाहिए और उसके साथ में हमेशा सहानुभूतिपूर्ण जो है व्यवहार करना चाहिए। उपचार की बात करें तो इनके लिए वैधानिक उपचार, कानूनी उपचार भी हैं। बाल सुधार गृह में अगर बहुत बड़ा उसने अपराध किया है तो वहाँ पर भेजा जा सकता है, अन्यथा मनोवैज्ञानिक उपचार भी उनके किए जा सकते हैं। और इनके लिए जो है सबसे आवश्यक बात है कि परिवार, विद्यालय और समाज का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर कोई जो है बालक आनुवंशिक रूप से अपराधी परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन उसको एक अच्छे वातावरण में अगर रखा जाए तो हो सकता है उसकी वो सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएं। इसके बाद में हम बात करते हैं वंचित या अलाभान्वित बालकों की। कौन से हैं हमारे पास, वंचित या अलाभान्वित। वंचित वो बालक जिनको लाभ नहीं मिल पाया, वंचित रह गए हैं। ऐसे बालक जो अपने धर्म, जाति और भाषा के कारण अन्य सामान्य बालकों से मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनके अंतर्गत पीछे रह जाते हैं, ऐसे बालकों को वंचित या अलाभान्वित बालक कहते हैं। ऐसे बालक कौन से होंगे, ये परंपरागत होंगे, अंधविश्वासी होंगे और ये भाग्यवादी होते हैं। दोस्तों कौन से होंगे, ये भाग्यवादी होते हैं। ये बाहरी संसार के परिवर्तन से अनजान बने रहते हैं, बाहरी समाज में क्या हो रहा है इनको लेना देना नहीं होता और ये अपने सामाजिक कुरीतियों का पालन करते हैं, इस प्रकार के होते हैं। इसके बाद में हम दूसरी बात करें, अधिगम निर्योग्य बालक कौन से होंगे। अधिगम निर्योग्य, यहाँ
ध्यान दीजिएगा, अधिगम निर्योग्य कौन से होंगे? अधिगम निर्योग्य वो होंगे जो अधिगम के योग्य नहीं है, यानी अधिगम से संबंधित उनमें कुछ ना कुछ दोष पाया जाता है, जैसे कि डिस्ग्रेफिया है। ये प्रश्न रीट में लगभग पूछ लिया जाता है, सीटेट में भी बहुत बार पूछा गया है कि डिस्ग्राफिया या डिस्ग्रेफिया कौन से होते हैं जिनमें लेखन संबंधी दोष होता है, वो सही ढंग से लिख नहीं पाते। डिस्कैलकुलिया नाम से ही संबंधित है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है, यानी गणना संबंधी अगर दोष आता है तो। डिसलेक्सिया, इनमें पढ़ने और बोलने दोनों ही जो दोष आ गए तो हम उसे डिसलेक्सिया कहेंगे। डिस्प्रेक्सिया कौन से कहेंगे? ऊपर वाले तीनों ही एक साथ आ जाएं, ये तीनों दोष अगर एक साथ आ जाएं तो हम उसे डिस्प्रेक्सिया कहेंगे। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया होगा भाषा सीखने संबंधी अगर अयोग्यता बालक में पाई जाती है। ऑटिज्म, ऑटिज्म जब होगा यानी उसकी कम्युनिकेशन स्किल है वो सही नहीं है। इसके अलावा एरोनोक्सिया, नर्वोसा, डाइटिंग, ये क्या होता है? ये डाइटिंग है दोस्तों। ये कौन से बालक होंगे? एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होगा? जो डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग का मतलब हम सभी बड़े अच्छे से जानते हैं कि जानबूझकर भूखा रहकर पतला होने की अगर प्रवृत्ति है तो उसे हम डाइटिंग के नाम से जानते हैं। जानबूझकर अगर ऐसा है किसी बालक के अंदर जिसको आवश्यकता नहीं है तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के नाम से हम उसको जानते हैं। इनके भी जो हैं उपचार किए जा सकते हैं, ये भी समस्याग्रस्त हैं, इनकी समस्याओं को हल किया जा सकता है, लेकिन ये एक रोग भी है क्योंकि इनमें इस प्रकार की बीमारी पाई जाती है। इनको सही ढंग से अगर गाइड किया जाए तो सभी बालकों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। जैसे हमने अभी वंचित या अलाभान्वित बालकों की बात की, ये जो है धर्म जाति के कारण सामान्य बालकों से पीछे रह गई हैं। हम वापस दोहरा रहे हैं, वंचित या अलाभान्वित कौन से? जो अपने जाति धर्म के आधार पर पीछे, तो इन्हें विशिष्ट सुविधाएं दे करके इनको वापस जो है मूल जो रीति है उसके अंदर लाया जा सकता है, मुख्य धारा से इनको जोड़ा जा सकता है। तो ये थे विविध अधिगमकर्ताओं की समझ के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रकार के बालकों के प्रकार, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनको समस्याओं को हल कैसे करें, सारी हमने बात की। इसके बाद में अगली क्लास में हम समायोजन से संबंधित जो टॉपिक रह गया है उसके विषय में बात करेंगे। दोस्तों हमेशा की तरह इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आपको मिल जाएगी, या आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो सहर्ष आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको बहुत लो कॉस्ट के अंदर बहुत अच्छे टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में।